नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा लोकतंत्र के उस महापर्व की जिसने कि कल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में न सिर्फ पूरे देश को शर्मसार किया बल्कि ये भी जता दिया कि कोई भी सत्ता कुछ सीटों को जीतने के लिए कितने निचले स्तर तक जा सकती है। कल पूरी तरह से न सिर्फ चुनाव आयोग एक्सपोज हुआ बल्कि वहाँ के पुलिस के सहारे जिस प्रकार एक धर्म विशेष के लोगों को मतदान से रोकने की कोशिश की, उसने ये भी साबित कर दिया कि कोई भी सत्ता जिसको लेकर कभी प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि कपड़ों के जरिए वो पहचान कर लेते हैं, किस प्रकार उनको मतदान से रोकने का पाप किया है। कल कुंदरकी, मीरापुर, मुजफ्फरनगर के पास कोकरौली गांव में और शीशामऊ की सीट पर खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस का तांडव दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी ने इसकी आशंका एक दिन पूर्व ही कर दी थी। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पुलिस से आईडी चेक न कराने और व्यवधान न खड़ा करने की मांग की थी, जो कि सत्य साबित हुई। कल दिन भर समाजवादी पार्टी के कार्यालय से ऐसे वीडियो के अपलोड होने की घटनाएं होती रहीं जिसको लेकर सिर्फ शर्मसार ही हुआ जा सकता है और देश के जो लोकतांत्रिक लोग हैं वो निश्चित तौर पर इस बात को देखकर शर्मसार हुए थे। पहले यदा कदा ही ऐसी घटनाएं आती थीं कि कहीं किसी बूथ पर वोटों की चोरी की घटना हुई हो, बूथ कैप्चरिंग हुआ हो, हिंसा की घटना हुई हो, लेकिन उसकी आलोचना न सिर्फ मीडिया के जरिए हुई बल्कि पूरे देश में उस नेता या उस प्रदेश की आलोचना हुई। जैसे आप ध्यान करें, बिहार और उत्तर प्रदेश खासकर इस मामले में बदनाम है कि वो वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थीं और कमज़ोर वर्ग के लोगों को मत नहीं डालने दिए जाते थे, यानी कि उनके मत ज़बरदस्ती डाल दिए जाते। कल जिस प्रकार पुलिस ने मतदाताओं को पूरी आईडी होने के बावजूद उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने नहीं दिया गया, जब कुछ लोगों ने इसके लिए दबाव बनाया तो न सिर्फ उनकी पिटाई की गई बल्कि एक वीडियो में तो यहाँ तक देखा गया कि फायरिंग करने के लिए दरोगा ने रिवॉल्वर तक निकाल ली और ये कहा कि उन्हें आदेश हैं गोली मारने का। परेशान समाजवादी प्रत्याशी कुंदरकी में उन्होंने मतगणना का बहिष्कार करने का ऐलान किया। उन्होंने चुनाव आयोग हाजी रिजवान जो प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का मतगणना का किया कि उन्होंने कहा कि जब आपने मतदान नहीं होने दिया तो मतगणना में आखिर क्या करें। तब भी जो मीरापुर और कुंदरकी और शीशामऊ की सीटें हैं, शीशामऊ को छोड़कर अन्य सीटों पर 57% का मतदान हुआ है, जो कि उपचुनाव की दृष्टि से ठीक माना जा सकता है।
लेकिन जब धड़ाधड़ सोशल मीडिया का प्लेटफार्म ऐसे वीडियो से भर गया तो संभवतः चुनाव आयोग को भी शर्म आई होगी और उन्होंने एक उत्तर अखिलेश यादव को दिया जिसमें कि बताया गया कि वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे और शाम होते होते 7 पुलिसकर्मियों के निलंबन की सूचना भी आई, जिसमें सीसामऊ में 2 एसआई और मीरापुर में 2 लोगों को और मुजफ्फर पर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इस प्रकार 7 लोग सस्पेंड हुए और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार आईडी चेक करने या मतदान में बाधा खड़े करने का काम पुलिस का नहीं है। ये अंदर जो पीठासीन अधिकारी होंगे वो ही आईडी जांच करेंगे और उन्हें ही ये अधिकार होगा कि वो मतदान सुनिश्चित करें। निश्चित तौर पर अब अगर कल समाजवादी पार्टी इतनी एक्टिव नहीं होती और धड़ाधड़ वो चुनाव आयोग को ट्रैक करके इस प्रकार की बातें न बताती तो निश्चित तौर पर न तो देश के लोगों को मालूम हो पाता और न ही ये बात की जानकारी हो पाती कि पुलिस को मतदान के दौरान आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं। वरना आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी आपको निश्चित तौर पर इस तरह के काम करते हुए हर बूथ पर दिख जाएं, जो कि वहीं से मतदाताओं को लौटा देते हैं और एक बार घर लौटा मतदाता दोबारा फिर उस बूथ पर जाने की बात नहीं करता। लेकिन कल जब इस तरह के वीडियो आए और भद्द पिटने लगी तो चुनाव आयोग की ओर से कई जगह ऐलान किया गया, यहाँ तक कि जिलाधिकारी तक ने कहा कि जिन लोगों के मत सूचियों में हैं और वो पर्याप्त आईडी के साथ आए हैं तो वो आके मतदान करें। पुलिस के दल ने भी जगह जगह बस्ती में आके ये बात की घोषणा की कि सभी लोग घर से निकलें और अपना अपना मत डालें। ये दर्शाने को काफ़ी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का अगर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार भी जाए तो उसके सरकार के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस प्रकार उपचुनाव की 10 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की आचरण किया, सामाजिक विषमताओं को फैलाने का काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया, उसकी आलोचना न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई बल्कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अशोक चौहान, पंकजा मुंडे आदि ने भी इसको गैर वाजिब ठहराया। यहाँ तक कि जो एलआई थे अजीत पवार और अन्य लोग भी, उन्होंने भी इस बात की आलोचना की कि उत्तर भारत में ये कटोगे तो बटोगे चलता होगा लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलता। खैर, चुनाव की बात हो रही तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की भी चर्चा हो और उस झारखंड की भी, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक ताकत लगाई। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में मतदान से एक दिन पूर्व किस प्रकार उनके एक बड़े नेता पर रुपये बांटने का आरोप लगा और उनके कमरे से
9 लाख की से अधिक रुपयों की बरामदगी भी हुई। ये बात अलग है कि उसमें भी महाराष्ट्र पुलिस ने खेल किया और रुपयों की बरामदगी दिखाई नहीं। उन्होंने सिर्फ एक बैठक के नाम पर आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट ही दर्ज की, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं। खैर, महाराष्ट्र में भी मतदान अच्छा हुआ है। हालांकि कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन शाम तक ठीक ठाक मतदान हुआ। और झारखंड में जहाँ की घुसपैठ को मुद्दा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ भी 67% मतदान हुआ। अगर दोनों जगह का अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा के चुनाव से मेरा या देश के लोगों का अब जो अनुमानों पर आधारित गलत होता है, उससे विश्वास सा उठ गया। लेकिन जो संस्थाएं जो कि सर्वे का काम करती हैं, उनके सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है और झारखंड में इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही। हालांकि महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार हरियाणा में दोनों गठबंधनों के बीच 1% का भी अंतर नहीं था, वैसा अगर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिले तो आपको आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं होगी। झारखंड में अंतर ज़्यादा हो रहा है और झारखंड में इतना अंतर को हालांकि मैं भी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मतदान हुआ और आदिवासियों का ट्रेंड खुलकर झारखंड मुक्त मोर्चा की ओर, इंडिया गठबंधन की ओर देखा गया, वैसे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार या यूँ कहिए इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई देती। अब चुनाव की बात तो रही, इस तरह की भारी मतदान होने से अब ये आशंका पैदा हो गई है कि आखिर क्या किया है। इन परिणामों को जांचने के लिए हम सभी लोगों को 23 नवंबर का इंतज़ार करना ही चाहिए, क्योंकि अब इन सर्वे कंपनियों ने 400 पार और तमाम तरह के नारे लगा के पहले लोकसभा में भट पिटवाई और उसके बाद हरियाणा में, जिसमें कि अधिकतर सर्वे कंपनियां कांग्रेस को जीतता दिखाई दे रही थी, वो कांग्रेस हारी और फिर से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार। लिहाजा आप सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि इन सर्वे के आधार पर आपको अपना मानस नहीं बनाना है, क्योंकि आम जनता ने क्या किया है ये देखना 23 नवंबर को ही हो पाएगा, जिस दिन वोटिंग मशीनें खुलेंगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों राज्यों में जीत के प्रति आश्वस्त है और दावा कर रही है, उसने ये आशंका भी पैदा कर दी है कि जिस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा में हो गई थी, क्या इन दो राज्यों में भी हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर महाराष्ट्र या झारखंड में एनडीए गठबंधन पूरी ताकत से सत्ता में आता है, तो उसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस होगी। वो एक ऐसी कमज़ोर कड़ी है जो निश्चित तौर पर उस कड़ी के टूटने से ही
गठबंधन को भी झटका लगने वाला है। खैर, इस बारे में हम एक अन्य वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और इन मतगणना अनुमानों के आधार पर अपने आपसी संबंधों को खराब मत करिए, ना बहस करिए। अब इसमें ज़्यादा दिन आपके ज़्यादा नहीं है। 23 तारीख को जानकारी मिल जाएगी जैसे ही मशीनें खोलेंगी। और उत्तर प्रदेश की घटना हमने आपको बताई दी कि अगर योगी सरकार इतने के बावजूद भी अगर अब ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाती है तो निश्चित उसके लिए भी सर्वसार करने वाली स्थिति होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।